वेलकम। हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो आपके बोर्ड में सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं उनके बारे में। अगर आप सेक्शन सी में देखें, सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके वो 20 से लेके 23 तक होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन आपके और टाइप के रहते हैं, ठीक है, उसमें से केवल एक करना रहता है। तो आते हैं आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो आपका हो सकता है वो हो सकता है एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया। इंडिया में स्लम्स की बात करें तो उसके 3 प्रॉब्लम्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। 3 प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है आपका ओपन डेफिकेशन, अनरेगुलेटेड ड्रेनेज सिस्टम। जो स्लम एरिया होते हैं वहां पे लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं, मतलब शौच वगैरह जाते हैं वो खुले में जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो रेगुलेटेड नहीं होता है, पानी जो है इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत गंदगी फैल जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम है स्लम्स की ओवर क्राउडेड नैरो स्ट्रीट पैटर्न। जो आपके स्लम्स होते हैं वो ओवर क्राउडेड होते हैं, छोटे छोटे जो रूम होते हैं उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, स्ट्रीट्स पे बहुत सारे लोग रहते हैं। और जो आपकी स्ट्रीट्स होती हैं वो ओवर क्राउडेड होती हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली होती हैं। थर्ड देखेंगे लैक ऑफ वेंटिलेशन, बेसिक एमिनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, लाइट एंड टॉयलेट फैसिलिटीज। वेंटिलेशन की कमी होती है क्योंकि रूम जो होते हैं वो बड़े छोटे छोटे होते हैं, तो उनमें प्रॉपर हवा आने जाने की व्यवस्था भी नहीं होती है। बहुत सारे लोग एक छोटे से एरिया में रहते हैं, जैसे आपने धारावी का एग्जांपल पढ़ा है जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, ठीक है, तो आप उसका एग्जांपल भी यहाँ दे सकते हैं। एग्जांपल एशियाज लार्जेस्ट स्लम इज धारावी, ठीक है। तो और वहां पे जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जो मूलभूत जरूरत होती है हमारी जिंदा रहने के लिए, जैसे वाटर की जरूरत हो गई, लाइट की जरूरत होगी, टॉयलेट फैसिलिटीज की जरूरत होगी, इन सब की लैक रहती है, कमी रहती है, ठीक है। और आप और भी ऐड करना चाहें तो इसमें पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपके 3 पॉइंट थे स्लम्स के बारे में प्रॉब्लम्स। सेकेंड है एक्सप्लेन क्रिटिसिज्म फेस बाय डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या क्या क्रिटिसिज्म फेस किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। इसमें मेनली 3 मार्क्स के हैं, तो आपको तीन तीन पॉइंट लिखना काफी इनफ होता है। अब देखेंगे इसका फर्स्ट जो है, डब्ल्यूटीओ में जो इन्फ्लुएंशियल नेशन होते हैं वो अपने ओन कॉमर्शियल इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं, मतलब अपने फायदे पे फोकस करते हैं। आपके डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं डब्ल्यूटीओ में, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं डब्ल्यूटीओ में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट को देखते हैं, ठीक है। जैसे फ्री ट्रेडिंग वगैरह का एरिया हो गया। फ्री ट्रेड में क्या होता है कि विदाउट एनी टैक्स कोई किसी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकती है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्री से आपके सामान लेने पे टैक्स लगा रखा है, ठीक है, फ्री ओपन मार्केट नहीं है। तो जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं। सेकंड है इश्यू ऑफ हेल्थ, वर्कर राइट, चाइल्ड लेबर एंड एनवायरमेंट आर इग्नोर्ड। डब्ल्यूटीओ के द्वारा ये जो इश्यूज हैं, जैसे हेल्थ की इशू, वर्कर राइट्स की इशू कि वर्कर के राइट्स क्या हैं, चाइल्ड लेबर की इशू, एनवायरमेंट की इशू, ये सारे इशू को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी प्रॉब्लम है। सेकंड थर्ड प्रॉब्लम है इट वाइडन्स द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर बाय मेकिंग रिच कंट्रीज मोर रिच। ये जो रिच कंट्रीज हैं और जो पुअर कंट्रीज हैं इन दोनों के बीच के गैप को बढ़ाता है। जो रिच कंट्रीज हैं वो लगातार रिच होती जा रही हैं और पुअर कंट्रीज लगातार पुअर होती जा रही हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्री ट्रेड का ये जो क्राइटेरिया है इसके लिए। तो ये 3 प्रॉब्लम्स आपकी एसोसिएटेड हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो क्रिटिसिज्म फेस किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस हम लोग जानते हैं तराजू होता है, वैसे उसी को हम लोग बैलेंस कहते हैं। तो ट्रेड में कैसे बैलेंस होता है उसको हम लोग देखते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड हम किसे कहेंगे? द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय ए कंट्री टू अदर कंट्री। किसी कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री के साथ जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है, चाहे वो कमोडिटी हो चाहे सर्विस हो। सर्विस में आप लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सर्विस आपके जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सारी चीजें, इंटेलेक्चुअल माइंड्स हो गए, ये सारी सर्विसेज हैं। तो इसकी लेन देन किसी भी कंट्री के साथ वो आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
उसकी जो टोटल वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है एक दूसरे कंट्री के साथ, उसकी टोटल वैल्यू को ही हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये पॉजिटिव कैसे होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है जब हम किसी की दूसरी कंट्री से सामान को मंगाते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब जब अपनी कंट्री से सामान को बेच देते हैं किसी दूसरी कंट्री को। तो अगर दूसरी कंट्री से सामान हम ज्यादा मंगा रहे हैं, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ज्यादा है, और अपने यहाँ के सामान को कम बेचना है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कम है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव होगा, घाटे में रहेंगे, क्योंकि हम दूसरे से सामान ज्यादा खरीद रहे हैं तो आपका पैसा दूसरे के पास चला जाएगा, और आप बेच कम रहे हैं तो आपके पास पैसे की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट की वैल्यू कम है, एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि आप खरीद कम रहे हैं और बेच ज्यादा रहे हैं, तब आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज बिकम द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। यहाँ पे पूछ रहा है कि नेशनल रिसोर्सेज जो है, नेशनल रिसोर्स में नेचुरल रिसोर्स भी आपका आएगा। जो नेशनल रिसोर्सेज जो भी हैं, अलग अलग नेशन में अलग अलग रिसोर्सेज पाई जाती हैं, तो कैसे वो इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिस है, अलग अलग रिसोर्स पाए जाने की वजह से कैसे इंटरनेशनल ट्रेड हो पाता है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। द वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू। वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे? पहला आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हर कंट्री की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग होने से जो मिनरल्स होती हैं वो आपकी अलग अलग होती हैं, जो वहाँ पे फ्लोरा और फौना होते हैं वो आपके अलग होते हैं, जो क्रॉप्स और एनिमल्स होते हैं वो अलग होते हैं। अगर हर कंट्री में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स पाए जाएंगे, अलग टाइप के एनिमल पाए जाएंगे, तो जिस कंट्री में जिस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है वो दूसरी कंट्री से खरीद लेगा, और जो उसके पास ज्यादा अमाउंट में है वो दूसरे कंट्री को सेल कर देगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। जैसे इंडिया के पास तेल की कमी है, तो वो जो आपकी अरब कंट्रीज हैं उनसे तेल इंपोर्ट करता है, और हमारे यहाँ से फूड ग्रेन्स वगैरह को, हमारे यहाँ से वाटर को, इन सारी चीजों को सप्लाई कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है अरब कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को। ठीक है, तो इसलिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपका जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें मैटर करता है। सेकंड देखेंगे, मिनरल रिसोर्सेस है, अलग अलग कंट्रीज की मिनरल रिसोर्सेस अलग अलग होती हैं और ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अलग अलग मिनरल रिसोर्स होने की वजह से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उसका बेसिस अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे किसी रीजन में कोल की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वहां पे अलग टाइप की इंडस्ट्रीज रहेंगी, किसी रीजन में कॉटन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वहां पे आपको कपड़े की इंडस्ट्री ज्यादा मिल जाएगी, कहीं पे स्टील आयरन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, आयरन ओर की, तो वहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिनरल रिसोर्स भी आपका मैटर करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। थर्ड देखेंगे आपका क्लाइमेट है। क्लाइमेट जो है आपके फ्लोरा और फौना को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे मेडिटेरेनियन एरियाज में जो आपके सिट्रस फ्रूट हैं वो ज्यादातर होते हैं। आप चले जाएंगे टुंड्रा रीजन में चले जाएंगे या फिर पोलर रीजन में चले जाएंगे तो वहां पे मॉसेस, लाइकेंस ये वगैरह होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फूल के प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, और वहां पे आपको बियर्स मिल जाएंगे जिनके बड़े बड़े आपको बाल मिलेंगे। ठीक है, तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है किसी एरिया की फ्लोरा और फाना को, और इंश्योर करता है कि वहां की डाइवर्सिटी, जो प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिटी है वो बनी रही। जैसे वुल प्रोडक्शन कोल्ड रीजन में होता है, जो ऊन का प्रोडक्शन है वो कोल्ड रीजन में, क्योंकि कोल्ड रीजन में जो भी आपके एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बॉडी पे वुल पाया जाता है। वहीं जैसे आपके कोकोआ का प्लांट हो गया, बनाना का प्लांट हो गया, ये सारे प्लांट्स आप देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन है उस सारे रीजन्स में पाए जाते हैं। तो अलग अलग रीजन में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिसोर्स पाए जाने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बना रहता है। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड का एग्जाम्पल था कि कैसे नेशनल रिसोर्स अलग अलग होते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, यहाँ पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन इनलैंड एंड आउटपोर्ट्स विथ एग्जांपल। इनलैंड और आउटपोर्ट्स को एग्जांपल साथ बता रहा है।
पहले आप क्या करेंगे, जैसे इनलैंड और आउटलैंड पोर्ट को समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे ना। जैसे ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपकी गंगा रिवर आती है, गंगा रिवर यहाँ हुगली, वेस्ट बंगाल में हम लोग उसको हुगली कहते हैं। तो हुगली यहाँ पे जो रिवर है, यहाँ पे कोलकाता पोर्ट है, हुगली रिवर पे कोलकाता पोर्ट आपका इनलैंड पोर्ट है, क्योंकि ये जमीन के अंदर वाले एरिया में है, किसी रिवर या कैनाल से, समुद्र से कलेक्टेड है, समुद्र आपका यहाँ पे है। अब दूसरा हम लोग देखें, जैसे आपका यहाँ पे मान लो सपोज करो हम यहाँ पे कोई पोर्ट बना देते हैं समुद्र के अंदर, तब इसको हम कहेंगे आउटपोर्ट, क्योंकि ये जमीन से बाहर है तो इसको कहेंगे आउटपोर्ट। और ये जमीन के अंदर है, यहाँ से जमीन के अंदर है, ये हुगली रिवर पे बना हुआ है जमीन के अंदर वाले एरिया में, तो इसको कहेंगे इनपोर्ट, इसको कहेंगे इनलैंड पोर्ट। ठीक है, इनलैंड पोर्ट और आउटपोर्ट समझ जाएंगे तो आप इजिली ये सब समझ जाएंगे इनके बीच का डिफरेंस। ये पहला डिफरेंस है लोकेटेड अवे फ्रॉम सी कोस्ट। जो आउटपोर्ट होते हैं ये सी कोस्ट, समुद्र का किनारा है, इससे आउट में समुद्र के साइड लोकेटेड होते हैं। सॉरी, समुंदर के साइड नहीं, ये अंदर के साइड इनलैंड पोर्ट है, ये आपके अंदर के साइड लोकेटेड होते हैं। जो आपका आउटपोर्ट देखेंगे इसको डीप वाटर पोर्ट भी कहा जाता है, और ये लोकेटेड अवे होते हैं फ्रॉम एक्चुअल पोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक्चुअल पोर्ट है चेन्नई पोर्ट, इससे दूर अगर एक पोर्ट समुद्र के अंदर यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया तब हम उसको कहेंगे आउटपोर्ट। ठीक है, सेकेंड होगा आपका लिंक टू सी थ्रू रिवर और कैनाल, किसी रिवर या कैनाल से सी से कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपका कोलकाता पोर्ट आपका हुगली रिवर से कनेक्टेड है, बे ऑफ बंगाल से। ये क्या होते हैं, ये सर्व करते हैं पेरेंट पोर्ट बाय रिसीविंग दोज शिप्स व्हिच आर अनेबल टू अप्रोच देम ड्यू टू देयर लार्ज साइज। जो आपका पेरेंट पोर्ट है, जैसे ये आपका पेरेंट पोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेप्थ है, सपोज यहाँ पे डेप्थ कम है, गहराई कम है समुद्र की, तो यहाँ से यहाँ जो भी आपके शिप्स आएंगे, यहाँ पे बड़े शिप्स माल को अनलोड करेंगे, आपके सामान को अनलोड करेंगे, और उसके बाद छोटे शिप्स यहाँ से ले जाके इनलैंड वाले एरिया में सप्लाई कर देंगे रिवर और कैनाल्स के थ्रू। जो आपके पोर्ट्स होते हैं इनलैंड पोर्ट, वो एसेसिबल होते हैं फ्लैट सी बॉटम शिप्स के द्वारा। जो आपकी शिप्स फ्लैट बॉटम होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी ये आपके लार्ज कर्व बॉटम वाले शिप्स हैं, ठीक है, ये ज्यादा गहराई वाले एरिया में ही चल सकते हैं। ये आपके फ्लैट बॉटम वाले शिप्स हैं, ये आपके कम उथले हुए पानी में भी चल सकते हैं। तो जो फ्लैट बॉटम शिप्स होते हैं वो इनलैंड पोर्ट पे आ जा सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मैनचेस्टर आपका एक कैनाल से लिंक्ड है, मैनचेस्टर आपका लंदन में है, ठीक है। आउटपोर्ट का एग्जांपल क्या है, एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट पायरियस इन ग्रीक्स। एथेंस देखेंगे आपका ग्रीस में है, और उसका जो आउटपुट है वो है आपका पायरियस, जो कि ग्रीस में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ जल क्रांति अभियान इन इंडिया। जल क्रांति अभियान और इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी, इन दोनों से जो क्वेश्चंस हैं वो या तो आपके पैसेज टाइप में पूछे जाते हैं या फिर आप क्वेश्चन टाइप में पूछे जाते हैं। कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी पूछे गए हैं। तो यहाँ 3 मार्क्स वाले में देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 3 ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है जल क्रांति अभियान का, इंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन दी कंट्री। वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना ताकि सारे लोगों को पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी हो सके, यानी कि जो इंडिया में जितने भी लोग हैं सारे लोगों को वाटर की अवेलेबिलिटी हो सके। इसका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव वो है टू इंश्योर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। वाटर को कंजर्व करना और वाटर कंजर्वेशन को मैनेज करना। वाटर को कंजर्व करना और मैनेज करना किस मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से, परंपरागत मेथड से। जैसे अलग अलग एरियाज में अलग अलग हमारे ट्रेडिशनल मेथड है वाटर को कंजर्व करने के लिए। जैसे आप देखेंगे राजस्थान वगैरह वाले एरिया, वहां पे जोहड़ बनाया जाता है, तालाब बनाए जाते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है, ठीक है। आप दूसरे एरियाज में चले जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह वाले एरिया में चले जाएंगे तो यहाँ पे मेनली आपको छोटे छोटे तालाब मिल जाएंगे। कई सारे गांव में गवर्नमेंट जो है वो खुद से तालाब बनवाती है। तो ये लोकल ट्रेडिशनल मेथड है आपके इकट्ठा करने का, वाटर को कंजर्व करने का। थर्ड देखेंगे इसका एम है इन्वॉल्विंग लोकल बॉडीज, एनजीओज एंड सिटीजन्स। लोकल बॉडीज, एनजीओज और सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना किसमें, इन क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग इट्स ऑब्जेक्टिव।
इन दोनों के लिए अवेयरनेस प्रोड्यूस करना, लोगों में जागरूकता फैलाना कि लोग जागरूक हो सकें कि वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जो टाइम है, उसमें हो सकता है कि प्योर वाटर जो आपका चाहिए लोगों को पीने के लिए वो अवेलेबल ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालाइज एनी 3 की फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी। इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी और जल क्रांति अभियान दोनों अलग अलग हैं। इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी में देखेंगे, हालांकि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा बहुत सेम सेम मिलता है। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। सारे ह्यूमन बींग्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना और एनिमल्स को प्रायोरिटी देना। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, जैसे जब जो जहाँ पे वाटर की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी, जैसे राजस्थान का वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, वहां पे वाटर की बहुत स्कार्सिटी है, कमी है। वहां पे जो जानवर वगैरह रहते हैं उनको बहुत कम पानी मिल पाता है। क्यों? ह्यूमंस तो आपका ग्राउंड वाटर वगैरह एक्सट्रैक्ट करके पानी निकाल के कई सारी जगहों से पानी मंगा के इंपोर्ट करके पी लेते हैं, लेकिन जो जानवर है उनके लिए पानी नहीं मिल पाता है। तो एनिमल पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वाटर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए। सेकेंड है आपका, मेजर शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के एक्सप्लॉयटेशन पे, जो आपके जमीन के अंदर का पानी है उसके एक्सप्लॉयटेशन पे लिमिट लगाना चाहिए, रेगुलेशंस लगाने चाहिए, कुछ ऐसे नियम लाने चाहिए जिससे एक लिमिट हो सके कि आप इतने अमाउंट में ही ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब क्योंकि इस समय देखेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन बहुत हाई रेट से हो रहा है। आप पंजाब चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश चले जाएं, जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, वहां पे ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन इतना ज्यादा हुआ है कि ग्राउंड वाटर की लेवल बहुत तेजी से नीचे चली गई है। ठीक है, वहां पे ग्राउंड वाटर की स्कार्सिटी हो गई है, इसीलिए ग्राउंड वाटर को लिमिट और रेगुलेट करना चाहिए, उसकी एक्सप्लॉयटेशन को लिमिट और रेगुलेट करना, इसकी दूसरी फीचर है। थर्ड फीचर देखेंगे, बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड फॉर क्वालिटी। जो सरफेस वाटर है और जो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर देखेंगे जैसे आपका पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, कैनाल हो गया, रिवर्स हो गया, ये सारे आपके सरफेस वाटर हैं जो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं। इनकी क्वालिटी को मेजर करना, इनकी क्वालिटी को रेगुलरली मॉनिटर करना। अ फेज प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन फॉर इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी, और एक प्रोग्राम चलाएं जिससे वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, एक फेज प्रोग्राम का मतलब होता है जो, जैसे पहले आपने स्टेप लिया कि हम सारे एरिया ऐसे ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे वाटर क्वालिटी बहुत कम है। सेकेंड फेज में आपने कर दिया कि उस एरिया में हम लोग साफ सफाई का काम चालू करेंगे। थर्ड फेज में आप ऐसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं जो जो वाटर को पोल्यूटेड होने से रोक सके। तो ये फेज वाइज प्रोग्राम चलाना। फोर्थ इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कंजर्वेशन कॉन्शियसनेस शुड बी प्रमोटेड थ्रू एजुकेशन, रेगुलेशंस, इंसेंटिव्स एक्सेट्रा। लोगों में जागरूकता फैलाना कैसे? आपके एजुकेशन के थ्रू, लोगों को एडुकेट करके, वाटर के बारे में बता के कि वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, रेगुलेशंस के थ्रू उन पे कुछ नियम कानून वगैरह लाए जाए, और इंसेंटिव्स के थ्रू जो लोग वाटर को बचाते हैं उनको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, उनको थोड़ा इंसेंटिव दिया जाए। गवर्नमेंट ऐसा काम कर सकती है, उनको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह दे सकती है, छूट वगैरह दे सकती है वाटर को कंजर्व करने के लिए। ये आपके दो इंपॉर्टेंट जल क्रांति अभियान और इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई 3 मेजर सजेस्ट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। पहला देखेंगे आपका जो मेजर है, वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज रिसोर्स। आप क्या कर सकते हैं, वेस्ट को ऐसे रिसोर्स मान सकते हैं। रिसोर्स आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करती है, उस वेस्ट को आप रिसोर्स कैसे मानेंगे? जैसे वेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कपड़े पहने, कपड़े आप खराब हो गए हैं, मतलब उसको पहनने लायक नहीं है, तो आप उसको क्या बना सकते हैं, उसको झाड़ने पोछने वाले पोछा की तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, डस्टर की तरह यूज कर सकते हैं। फिर उसको बैग आप बना सकते हैं, कोई थैला बना सकते हैं जिसमें सामान लाने ले जाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके घर से मान लीजिए वेस्ट निकल रहा है, जैसे पेंसिल, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीजें हैं जो खराब हो गई हैं, तो हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, उससे हमें कुछ मनी अर्न हो जाएगा।
ठीक है। तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल को हमें एज अ रिसोर्स ट्रीट करना चाहिए। दूसरा क्या है, यूटिलाइज फॉर जनरेटिंग एनर्जी, उसको हम एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे जो बायो वेस्ट निकलता है ह्यूमन एक्सक्रेटा का और आपके एनिमल एक्सक्रेटा का, उस एक्सक्रेटा को हम लोग बायोगैस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर बायो एनर्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड आपका है यूटिलाइज फॉर जनरेटिंग कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैन्योर, जो हमारे घरों से आपके सब्जी वगैरह का जो कचरा निकलता है, छिलका निकलता है, कूड़ा निकलता है, उन सारी चीजों को हम मैन्योर या फिर कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फोर्थ है वेस्ट कैन बी ट्रीटेड एंड 3R शुड बी यूज्ड, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। वेस्ट को हम ट्रीट कर सकते हैं और ये 3R जो दिए गए हैं, इस 3R को आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं भी पॉल्यूशन की सॉल्यूशन की प्रॉब्लम आए तो आप कह सकते हैं 3R। कंजर्वेशन की बात आए तो 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आप जितना हो सके उतना कम रिसोर्स को यूज करें, उससे पॉल्यूशन कम होगा, अब वेस्ट डिस्पोजल कम होगा। तो अपने यूज को रिड्यूस करिए, कम करिए। रीयूज कर सकते हैं, किसी सामान को जब आप यूज कर रहे हैं उसको अगेन फिर उसी को कुछ चीज बना के आप यूज कर सकते हैं। और रिसाइकल, अगर आपके एकदम काम में नहीं रह गई है तो उसको आप रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बुक्स होती है, हमारे पास कॉपीज होती है, हम उसको बेच के वो फिर से रिसाइकल होकर न्यूज़पेपर वगैरह बन के आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन। यहाँ से क्वेश्चन आपके पैसेज टाइप में भी आते हैं या फिर आप लैंड डिग्रेडेशन से देखेंगे तो लैंड डिग्रेडेशन से भी पैसेज टाइप में क्वेश्चन आते हैं, स्मार्ट सिटीज मिशन से भी आते हैं। 3 नंबर वाले में लगभग पूछे जाते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन देखेंगे तो इसमें का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, ये एक्सप्लेन करने के लिए, पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर। ऐसे सिटीज को प्रमोट करना जो ह्यूमंस को कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मतलब रहने के लिए अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, एंड सर्विसेज, गुड सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे सिटी को इंप्रूव करना, ऐसे सिटी को आपके प्रमोट करना। प्रोवाइडिंग क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट, ऐसी सिटीज जो क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करें, उन सिटीज को बनाना स्मार्ट सिटीज का ये दूसरा मिशन है, टू प्रोवाइड क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट टू द पीपल हु आर लिविंग देयर। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सिटीजंस एंड मेकिंग सिटी लेस वल्नरेबल टू डिजास्टर। जो सिटीजंस हैं उनको एक डिसेंट क्वालिटी लाइफ की, एक डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड करना, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना जो सिटी में रहते हैं, और जो सिटीज हैं उनको डिजास्टर के लिए लेस वल्नरेबल बनाना, मतलब वहां पे डिजास्टर जितना हो सके कम से कम आए, अगर आए भी तो उसकी इफेक्ट वहां के लोगों पे कम पड़े, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम पड़े। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके स्मार्ट सिटीज मिशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ पीरियोडिक मार्केट इन रूरल एरियाज ऑफ वर्ल्ड। मेन फीचर पूछ रहा है पीरियोडिक मार्केट का। पीरियोडिक मार्केट ऐसे मार्केट होते हैं जो किसी वीक में, किसी एक दिन, महीने में किसी एक दिन पर्टिकुलर डेज में लगाए जाते हैं। जैसे these markets are organized in rural areas at different periods where there are no regular markets। रूरल एरियाज में लगाए जाते हैं और अलग अलग पीरियड, अलग अलग टाइम में लगाए जाते हैं, जहां जैसे जिस रूरल एरिया में कोई एक पर्टिकुलर मार्केट नहीं होता, फिक्स मार्केट नहीं होता, वहां पे लगता है। जैसे आप लोग संडे मार्केट वगैरह जाते होंगे, किसी एरिया में लगता है, रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, संडे मार्केट लगता है, हट लगता है, बाजार लगता है जिसे हम कहते हैं, वो हफ्ते में एक दिन हो सकता है। जैसे वीकली मार्केट भी उसे हम कहते हैं। बाई वीकली मतलब हफ्ते में 2 बार होने वाला, उसको बाई वीकली कहते हैं। मे बी वीकली और बाई वीकली हेल्ड ऑन डिफरेंट डेट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग डेट में होते हैं। जैसे किसी जगह पे मान लीजिए आपके वेडनेसडे को है, किसी जगह पे मार्केट आपका लग रहा है फ्राइडे को, किसी जगह मार्केट लग रहा है संडे को, तो हम डेट के नाम से मार्केट को जानते हैं, संडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, ठीक है। केटर टू द डिमांड ऑफ लोकल पॉपुलेशन, इसकी जो थर्ड फीचर है वो है आपके पीरियोडिक मार्केट की थर्ड फीचर, लोकल पॉपुलेशन जो होती है उस लोकल एरिया में, वो रूरल एरियाज में जो लोकल पॉपुलेशन होती है वहां के पॉपुलेशन को
पॉपुलेशन की लोकल डिमांड को केटर करना, उनको पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यहाँ पे बात हो रही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसमें ऑब्जेक्टिव्स अगर देखेंगे तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल। एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल बनाना। जैसे आजकल आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह ज्यादा यूज होने की वजह से जो एग्रीकल्चर में सॉइल है उसकी क्वालिटी बड़ी डिग्रेड होती चली जा रही है। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है, एग्रीकल्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये आपका पहला इसका ऑब्जेक्टिव है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्लाइमेट रेजिलिएंट बाय प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक और इंटीग्रेटेड कंपोसाइट फार्मिंग सिस्टम। ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो और लोकेशन स्पेसिफिक हो। जैसे आपके बनाना हो गया, तो बनाना आपका ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो कर सकता है, तो बनाना को ट्रॉपिकल रीजन में ही ग्रो करना चाहिए। आपका वीट हो गया तो टेम्परेट रीजन में ग्रो करता है, तो वीट को टेम्परेट रीजन में आपका शो करिए, वहां पे उसको ग्रो करिए, वो क्लाइमेट रेजिलिएंट होगा, लोकेशन स्पेसिफिक होगा, ठीक है, उसकी वजह से पॉल्यूशन वगैरह नहीं क्रिएट होगी। थर्ड देखेंगे जो इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू अप्रोप्रिएट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना किसके थ्रू? जो सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स है उसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल बेल्ट ऑफ साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन इन इंडिया। यहाँ पे इंडिया में साउथ वेस्ट प्लेट्यू के रीजन का जो मिनरल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। साउथ वेस्ट प्लेट्यू का रीजन आपका ये पूरा रीजन आ जाता है, ठीक है, साउथ वेस्ट प्लेट्यू का रीजन। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दिस बेल्ट, पहले बताएंगे कहाँ पे ये बेल्ट पाया जाता है। तो ये बेल्ट आपका एक्सटेंड करता है कर्नाटका, गोवा, कॉन्टिग्यूअस तमिलनाडु, अपलैंड्स एंड केरला। आपका कर्नाटका, गोवा से लेके तमिलनाडु और केरल, ये पूरा रीजन आपका आता है साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन में। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये रिच है आपके फेरस मेटल और ऑक्साइड में। तीसरा देखें कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन और मैंगनीज एंड लाइमस्टोन। यहाँ पे हाई ग्रेड का आयरन और पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है और लाइमस्टोन पाया जाता है। ये तीन आपके मेन मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ है आपका लैक इन कोल डिपॉजिट। यहाँ पे कोल डिपॉजिट नहीं पाया जाता, केवल एक रीजन में कोल पाया जाता है, वो भी आपका नेवेली लिग्नाइट। लिग्नाइट एक टाइप का कोल होता है और ये नेवेली रीजन में पाया जाता है, नेवेली लिग्नाइट माइंस में पाया जाता है, जो कि आपका तमिलनाडु में है। ये आपके मैप में भी पूछा जाता है, ठीक है। कोल आप देखेंगे उसके चार प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पीट। उसमें से लिग्नाइट यहाँ पे पाया जाता है बस। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये पूछ रहा है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल बेल्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये पूरा रीजन, इस रीजन में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना। पहली कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, एक्सटेंड अलोंग अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात। राजस्थान में जो अरावली का पार्ट है और गुजरात का पार्ट है, वहां पे आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन, पूरा नॉर्थ वेस्ट का रीजन है। सेकेंड देखेंगे इसमें मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक से एसोसिएटेड है। धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक रॉक का आपका सिस्टम है जो आपके राजस्थान वगैरह वाले एरिया में पाया जाता है। हालांकि ये आपके क्लास 11th की टॉपिक है, क्लास 11th में अगर आप पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें आप देखने को मिलेगा। थर्ड देखेंगे कॉपर, जिंक हैव बीन मेजर मिनरल्स। यहाँ के जो मेजर मिनरल्स हैं वो कॉपर और जिंक है, ठीक है। साउथ नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया में कॉपर और जिंक आपके मेन मिनरल्स है। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन, दैट इज सैंडस्टोन, ग्रेनाइट एंड मार्बल। राजस्थान वाला एरिया देखेंगे तो वहां पे बिल्डिंग स्टोन काफी अच्छे पाए जाते हैं, जिनसे हम घर वगैरह बनाते हैं। वो बिल्डिंग स्टोन कौन कौन से हैं? सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और मार्बल। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून इज स्टिल अ बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सपोर्ट दी स्टेटमेंट।
जो इंडिया का इरेटिंग मानसून है वो स्टिल एक प्रॉब्लम है इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका जो 77% कल्टीवेटेड एरिया है जहाँ पे खेती की जाती है इंडिया में, टोटल एरिया का 77% जो कल्टीवेटेड है वो डिपेंड करता है आपका सॉरी मानसून पे, वो डिपेंड करता है आपका मानसून पे। बाकी जो रेस्ट 23% एरिया है वही केवल इरिगेट किया जाता है। ठीक है, रेनफॉल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज इज टू मीगर एंड हाईली अनरिलायबल। जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं वहां पे जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम होता है, बहुत मीगर अमाउंट में होता है और हाईली अनरिलायबल है। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि रेनफॉल होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, थर्ड देखेंगे ई रेटिंग मानसून में कॉज फ्लड और ड्रॉट, साउथ वेस्ट मानसून इज अनरिलायबल। ठीक है, जो ई रेटिंग मानसून है, ई रेटिंग मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली ना हो, ठीक है, जिसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिले, उसको कहते हैं आप ई रेटिंग मानसून। इसकी वजह से फ्लड हो सकता है, किसी एरिया में बारिश हुई ही नहीं वहां पे सूखा पड़ गया, किसी एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो गई वहां पे आपका फ्लड आ गया। और साउथ वेस्ट जो मानसून आती है आपकी वो भी अनरिलायबल है, उस पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो इंडियन एग्रीकल्चर की एक मेन प्रॉब्लम भी है इरेटिक मानसून। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब कोल एज द सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया। कोल को बताना है एज द सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको हम बहुत ओल्ड टाइम से यूज करते चले आ रहे हैं। जैसे आपका कोल हो गया, कोल एक कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में आ जाता है। पेट्रोलियम हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया। ठीक है, पहला देखते हैं इसका आंसर, इट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्स यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। ये कैसा है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, मतलब ये खत्म हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रिप्लेसमेंट रेट है वो बहुत कम है, कई हजार सालों में तब जाके कोल बनता है। इसको आयरन ओर की स्मेल्टिंग में, उसको पिघलाने में भी यूज किया जाता है। 80% ऑफ कोल डिपॉजिट इन इंडिया इज ऑफ ब्यूटिमिनस टाइप। जो इंडिया की कोल डिपॉजिट है उसमें से 80% कोल डिपॉजिट आपकी ब्यूटिमिनस टाइप है। आपको बताया गया था कि कोल के 4 टाइप हैं। पहला टाइप था आपका एंथ्रासाइट, दूसरा था आपका ब्यूटिमिनस, थर्ड था आपका लिग्नाइट और फोर्थ था आपका पीट। फोर्थ है आपका पीट। ये 4 टाइप के आपके कोल पाए जाते हैं। उसमें जो सबसे बेहतर होता है, सबसे बेटर होता है वो आपका एंथ्रासाइट, सेकंड ब्यूटिमिनस, थर्ड लिग्नाइट और फोर्थ नंबर पे होता है पीट। ठीक है, तो आपके जो 80% कोल है वो ब्यूटिमिनस टाइप के कोल है। थर्ड देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर। थर्मल पावर के जनरेशन में इसको यूज किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया। सोलर एनर्जी को बताना है कि वो एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी में यूज किए जा रहे हैं और जो रिप्लेनिश किए जा सकते हैं, उसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सोलर एनर्जी हो गया आपका, विंड एनर्जी हो गया, आपकी ये हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, ये सारे एनर्जी आपके रीन्यू किए जाते हैं। तो इनका आंसर देखेंगे तो ये कॉस्ट कम्पिटिटिव है। सोलर एनर्जी जो है वो आपका कॉस्ट कम्पिटिटिव है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इजी टू कंस्ट्रक्ट है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है और इसको बनाना भी काफी आसान है। आजकल देखें तो गवर्नमेंट इस पे इंसेंटिव्स भी देती है, छूट भी देती है कि सोलर प्लांट लगवाने पे आपको छूट भी मिलेगा। Sun rays trapped in photovoltaic cells can be converted into energy known as solar energy। इसमें होता क्या है, जो सन की रेज होती हैं, सन की रेज में आपकी फोटॉन्स होते हैं, वो फोटोन जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं उसमें फोटोवोल्टेइक सेल्स लगा रहता है। ठीक है, उन्हीं फोटोवोल्टेइक सेल्स पे जब सन की लाइट आती है और टकराती है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है और सोलर एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी हैज सम रिलेटिव एडवांटेजेस ओवर ऑल अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। दूसरे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं
उनमें अगर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो वो उसका काफी रिलेटिव एडवांटेज है, उसका एडवांटेज ज्यादा है अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की अपेक्षा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। ऐसे 3 फैक्टर जो वाटर रिसोर्स के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में। पहला देखेंगे हम लोग, डिप्लेशन का मतलब है खत्म हो जाना या फिर पोल्यूट हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। सीवेज डिस्पोजल इन रिवर्स, अर्बन रेन ऑफ। जो सीवेज डिस्पोजल है, जो गंदा पानी है वो डिस्पोज किया जाता है आपका वाटर रिसोर्स वाले जो एरियाज हैं, जैसे किसी तालाब में, किसी नदी में। आप चले जाएंगे दिल्ली, यमुना रिवर वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, वहां पे देखेंगे जो पूरा दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली का पूरा सीवेज है वो यमुना रिवर में आता है, ठीक है। अर्बन रन ऑफ, अर्बन एरिया से जो पानी, गंदा पानी है वो सीधा नदी में जाता है, वो सीधा नालों में जाता है, जिसके लिए वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाती है। टॉक्सिक मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, और जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे टॉक्सिक मैटर, जो बहुत जहरीले पदार्थ होते हैं वो निकल के पानी में चले जाते हैं। आपके फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स वगैरह जो एग्रीकल्चर में हम लोग यूज करते हैं वो एग्रीकल्चर से निकल के, जब बारिश होती है तो एग्रीकल्चर से निकल के आपके वाटर में जाते हैं, वाटर से किसी कैनाल से होते हुए किसी रिवर में चले जाते हैं, किसी पॉन्ड में चले जाते हैं, लेक में चले जाते हैं, और पूरे एरिया को गंदा कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। उस वाटर को आप पी नहीं सकते। अगर पी नहीं सकते तो क्या हो रहा है, वाटर का डिप्लेशन हो रहा है, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है। थर्ड देखेंगे, डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, डोमेस्टिक पर्पजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इन चारों पर्पस के लिए, आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए, आपके इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, इन सारे चीजों के लिए अब वाटर की जरूरत होती है। तो बहुत ज्यादा वाटर इनमें यूज करने की वजह से इंडस्ट्रीज वगैरह में, जो आपके अर्बन एरिया है वहां पे, जो आपके डोमेस्टिक हाउसेस है, इरिगेशन में बहुत ज्यादा वाटर जो है वेस्ट चला जाता है। तो इन सारी चीजों की वजह से वाटर जो है वो कंटिन्यूसली डिप्लीट होता चला जा रहा है। अगर हम डिप्लेशन का एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं, आपका ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन बहुत ज्यादा हो चुका है आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन व्हाई ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। सारे ट्रांसपोर्ट के फॉर्म्स को लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में क्यों कहा जाता है। फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखेंगे वही आपका रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, ये सारे फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। उसको लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन क्यों कहा जाता है, मतलब जो जिससे हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट को कम्युनिकेशन लाइन क्यों कहा जाता है वही यहाँ पे बताना है। अगर उसको हम लोग देखें, पहला है आपका कम्युनिकेशन इज कैरिड ऑन थ्रू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आल्सो। जो आपका कम्युनिकेशन है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। जैसे आप एरोप्लेन हो गया, उससे कई सारी जो आपकी जरूरत की चीजें होती है, डाक पार्सल वगैरह हो गया, वो चला जाता है। रेलवे से बहुत सारी चीजें जाती हैं, जैसे पहले चिट्ठी वगैरह हुआ करती थी, तार वगैरह हुआ करता था, वो भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे थ्रू दी ट्रांसपोर्ट। सेकेंड देखेंगे, अर्लियर मैसेजेस वर कैरिड बाय मैन, एनिमल्स, रोड्स, बोट एक्सेट्रा। जो पहले के टाइम में जो मैसेज हुआ करते थे वो बोट के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, आपने कबूतर देखा होगा, जो कबूतर होते थे वो मैसेज को ट्रांसफर किया करते थे। दूत जो हुआ करते थे वो मैसेजेस को ट्रांसफर किया करते थे। रोड और बोट्स के थ्रू भी मैसेजेस को ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मेक्स कम्युनिकेशन फास्ट एंड इफिशिएंट। जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो कम्युनिकेशन को फास्ट बनाता है और इफिशिएंट बनाता है, ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर सके, ठीक है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रनिंग ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो पेट्रोलियम है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या, टुडे ऑटोमोबाइल, रेलवेज, एयरवेज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन पेट्रोलियम। आज के टाइम में देखें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो जो आपके मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, मॉडर्न वेज ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, उसमें देखेंगे जो आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए, रेलवेज हो गए, एयरवेज हो गए, ये हाईली डिपेंडेंट होते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम नहीं रहेगा आपकी बाइक नहीं चलेगी, पेट्रोलियम नहीं रहेगा एरोप्लेन नहीं चलेंगे, गैसोलीन नहीं रहेगा एरोप्लेन नहीं चलेंगे। आपके कई सारे चीजें होती हैं, जो कई सारी मशीनों को चलाने के लिए आपको चाहिए डीजल, पेट्रोल वगैरह, ठीक है।
सेकेंड है इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन मैरी इंडस्ट्रीज। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें इसे एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे आप लोग वैसलीन लगाते हैं, वैसलीन भी उसमें देखेंगे लिखा रहता है पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। मेडिसिन बनाने के लिए पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर बनाने के लिए पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। रबर को बनाने के लिए जो सिंथेटिक रबर होते हैं उसका, उसमें पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। आपकी वैसलीन में पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। तो हमारे लाइफ में कई सारी जरूरतों में, कई सारे चीजों में पेट्रोलियम का यूज होता है। इसीलिए पेट्रोलियम हमारे लिए इतना जरूरी है। इसीलिए पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड मैनी वाटरशेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे वाटरशेड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट प्रोग्राम कंट्री में चलाए हैं। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए दिया गया है। तो पहला आप देखेंगे जो हरियाली प्रोग्राम है, हरियाली प्रोग्राम मेनली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, जो रूरल पीपल को इनेबल करते हैं कि वो वाटरशेड मैनेजमेंट करें, वाटर को मैनेज करें, उसको कंजर्व करें, उसको स्टोर करने का काम करें, ठीक है, रूरल एरियाज में। नीरू मीरू प्रोग्राम चलाया गया आपका आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले रीजन, आंध्र प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोग्राम चलाया है नीरू मीरू प्रोग्राम। तमिलनाडु में देखेंगे तो जो प्रोग्राम चलाया गया है वो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि सारे जो लोग हैं वो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स अपने घरों पे जरूर बनाएं, ठीक है, ताकि वाटर हार्वेस्ट किया जा सके। ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, और ये लगभग आएंगे ही आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ाया गया उसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें से कुछ याद कर लीजिएगा, लर्न जरूर करिएगा। जिसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड जो होंगे वो होंगे आपकी पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या फिर मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। इन चार में से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, वो हर साल आएगा 3 नंबर का। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, इस पे क्वेश्चन देखेंगे। एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, 4 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेजेस हैं, उसमें से एक फेज 100% पूछता है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया और वर्ल्ड। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है इंडिया में और वर्ल्ड में, और जो उनका फैक्टर्स ऐसे जो कौन कौन से हैं जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं इंडिया और वर्ल्ड में, वो भी जरूर लर्न करिएगा। माइग्रेशन क्या होता है, पुश और पुल फैक्टर क्या होते हैं माइग्रेशन में। साथ ही आपका थॉमस माल्थस की जो पॉपुलेशन थियरी थी वो जरूर लर्न कर लीजिएगा। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आप देखेंगे, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट लर्न कर लीजिएगा। अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 4 अप्रोच थे वो लर्न कर लेंगे, ठीक है। अर्बन और रूरल सेटलमेंट के टाइप्स कितने हैं और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, अर्बन और रूरल सेटलमेंट के बीच, साथ ही उनके टाइप्स जो हैं, अलग अलग टाइप्स हैं रूरल सेटलमेंट में और अर्बन सेटलमेंट में, ठीक है, वो आपको लर्न करना जरूरी है। तो यहां से आपका जो टोटल क्वेश्चन है वो आ सकता है, ठीक है। आगे आप जो भी पढ़ेंगे उसको बस रिवाइज करिए, ठीक है, जो पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करिए, बहुत ज्यादा आप पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जो पढ़ा है टाइम भी बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।